हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी वेब क्लास में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे 50-50 प्रश्नों की सीरीज लाए हैं, हिंदी से संबंधित 50-50 प्रश्नों की सीरीज लाए हैं। यदि आप इन सभी वीडियो को देखते हैं और सभी प्रश्नों को लगभग प्रश्नों को कर लेते हैं तो जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके हिंदी से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से कम आप 50 में से 45 प्रश्न जरूर करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस शब्द की वर्तनी सही है। इनमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी सही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें से आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय की सही वर्तनी क्या है, ए है, बी है, सी है या डी। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय की सही जो वर्तनी है यही है अंतर्राष्ट्रीय, इसी प्रकार इसको लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। इंडिया में तो किया ही जाता है, हमारे देश में तो किया ही जाता है, इसके अलावा किस देश में किया जाता है। या ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान या डी मॉरिशस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। मॉरिशस में जो होता है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। मॉरिशस के बारे में मैं आपको एक और जानकारी बता देना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जल्द ही में मॉरिशस के नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। ये एक प्रकार से आपके लिए करंट अफेयर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ए लालसा, बी उत्पन्न, सी उपेक्षा या डी उलाहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लालसा। किसी की पाने की इच्छा लालसा है, उत्कंठा है, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लालसा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उहा पोह का पर्यायवाची है। उहा पोह का पर्यायवाची है, ए निश्चित, बी असमंजस या बी सी अभिभूत या डी व्यग्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असमंजस में है। उहा पोह जो कहते हैं ना हम लोग बड़े असमंजस में है तो उसी को कहते हैं उहा पोह। पर्यायवाची क्या हो जाएगा उहा पोह का, असमंजस। आप लोग कमेंट के माध्यम से लास्ट में ये भी बताइएगा इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे, ए प्रसन्नचित या बी प्रसन्न या सी प्रसन्ना या डी आशुतोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आशुतोष। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, आशुतोष। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं, ए आजान बाहु, ये देखिए अजान बाहु है, या बी आजान बाहु या सी समबाहु या डी विषम बाहु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप लोग को इसका आंसर मालूम होगा, केवल आप ए और बी में कंफ्यूज होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आजान बाहु। आजान बाहु होता है, अजान बाहु नहीं होता, आजान बाहु होता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ए अ या बी अव या सी अप या डी अनु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप। अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन जो शब्द है इसमें आपको बताना है कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ए अ या बी आ या सी उत या डी उप। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत। उत जो है वह उल्लंघन का उपसर्ग है। उत, उत क्या है, उल्लंघन का उपसर्ग है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न जो है वह रस से संबंधित है। देखिए दोस्तों मैं इस जो 50 क्वेश्चन है इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन लाया हूँ, हर हर जो चैप्टर है सबसे संबंधित क्वेश्चन लाया हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, ए शोक
या बी वात्सल्य, या सी निर्वेद, या डी विस्मय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वेद। निर्वेद जो है वह शांत रस का अस्थाई भाव है। आप जानते होंगे 9 रस होते हैं और एक रस और भी है वात्सल रस, वो इसमें मिलाकर कुल 10 रस हो जाते हैं। 10 रस का अलग अलग अस्थाई भाव है, सभी के आप लोग अस्थाई भाव को जरूर याद कर रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः रस से संबंधित है। अनुराग किस रस का अस्थाई भाव? अनुराग, अब देखिए पहले हमसे पूछा क्या था? अस्थाई भाव पूछा था, अब इसमें पूछा है अनुराग किस रस का अस्थाई भाव। अब रस का नाम पूछ दिया है, तो ए शांत रस, या बी वात्सल्य रस, या सी वीर रस, या डी रौद्र रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस। अनुराग जो होता है वह वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न रचना से संबंधित है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या सी मैथिली शरगुप्त, या डी माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ही प्रिय प्रवास की रचना की है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः रचना से संबंधित है। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी मीराबाई, या डी नंददास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। भ्रमर गीत की रचना सूरदास ने की थी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है सूरदास ने किसकी रचना की है। ए कवितावली, बी सुर साहित्य, सी सूरसागर, या डी प्रेम वर्तिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरसागर। सूरदास ने सूरसागर की रचना की है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पुनः रचना से संबंधित है। परमाल रासों की रचना किसने की है? परमाल रासों की रचना किसने की है? ए जयदेव, बी जगनिक, सी चंद्रबरदाई, या डी नरपति नल्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगनिक। परमाल रासों की रचना जगनिक कवि ने की थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न को करने से पहले हमें कुछ निर्देशों का पालन करना, उसी निर्देश के अनुसार हमें इन प्रश्नों को करना है। देखिए निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 84 और 85 प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। मतलब हमें वाक्यों को शुद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। इस लड़की ने दही गिरा दी। अब ये जो वाक्य है यह अशुद्ध वाक्य, हमको इसका शुद्ध वाक्य ढूंढना है। इस लड़की ने दही गिरा दी। ए तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ए इस लड़की ने दही गिरा दिया, या बी इस लड़की का दही गिरा दिया, या सी इस लड़की की दही गिरा दिया, या डी इस लड़की से दही गिरा दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस लड़की ने दही गिरा दिया, जो यही इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी फिर हमें यही काम करना है, शुद्ध वाक्य को बताना है। आंसू से आंचल भीग गई। आंसू से आंचल भीग गई यह अशुद्ध है, हमें बताना है इसका शुद्ध जो वर्तनी है क्या होगा। आंसुओं से आंचल भीग गया, या बी आंसू से आंचल भीग गया, या सी आंसुओं से आंचल भीग गई, या डी आंसू से आंचलें भीग गईं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसुओं से आंचल भीग गया, यही इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द। यहाँ पर देखिए अनेक शब्द दिए गया है, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द भावी, या बी भविष्यवक्ता, या सी अतीत, या डी पुरातन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भावी। भविष्य में होने वाले को क्या कहेंगे? भावी। जैसे कहते हैं ना भावी प्रत्याशी हैं चुनाव में, ऐसे ऐसे कहते हैं ना। और जो भविष्यवक्ता होता है इसके लिए जो भविष्य की बातें कहता है उसे भविष्यवक्ता कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है। 3 गणेश के पर्यायवाची हैं, बाकी एक ऐसा है जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, उसी को आपको बताना है। ए गजानन, या बी विघ्नेश, या सी विनायक, या डी गोविंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोविंद। गोविंद जो है वह गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची क्या क्या है? गजानन है, विघ्नेश है और विनायक। लेकिन जो गोविंद है वह गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ये कृष्ण का पर्यायवाची है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, या बी विशेषण उपवाक्य है, या सी क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण वाक्य। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इसमें जो जब वह गाता है यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? ए अपने पैरों पर खड़ा होना, या बी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, या सी आसन डोलना, या डी अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होना का अर्थ होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब देखिए जो अनु है ये उपसर्ग है, इससे निर्मित कौन सा शब्द है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ए अनाचार, या बी अनुस्वार, या सी अनहद, या डी अन्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुस्वार। अनुस्वार जो है वह अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? मतलब जो 3 ऑप्शन है उनमें से आपस में दोनों शब्द विपरीत होंगे, लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों शब्द आपस में विपरीत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन को देख लेते हैं। ए उन्नति पतन, या बी मूर्त अमूर्त, या सी वक्र या ऋजु, या डी उपेक्षा या अनिच्छा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपेक्षा और अनिच्छा जो है वो आपस में विपरीतार्थक शब्द नहीं है। उपेक्षा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह अपेक्षा होता है। क्या अपेक्षा का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह उपेक्षा होता है। क्या होता है? उपेक्षा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द। अनेक शब्द दिए गए हैं, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। जो चित्त के साथ कार्यशील हो, तो ए दत्तचित्त, या बी परिश्रमी, या सी महत्वपूर्ण, या डी चित्तशील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दत्तचित्त। दत्तचित्त का क्या हो जाएगा? जो चित्त के साथ कार्यशील हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दत्तचित्त। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। ए चिड़िया, या बी प्रत्येक, या सी दर्शन, या डी साधु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक। प्रत्येक जो है उसका प्रयोग बहुवचन के लिए नहीं होता। प्रत्येक का अर्थ होता है एक, प्रत्येक प्रत्येक अलग, सबके लिए अलग अलग होता है। तो प्रत्येक का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो ए उसने फल खा लिए थे, या बी मोहन जा रहा है, या सी तुम कल आने वाले थे, या डी मैं पटना जाऊंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन जा रहा है। मोहन जा रहा है इसकी क्रिया जो है वर्तमान काल में। बाकी सभी में यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये भूतकाल में है, ये भी क्या है? भूतकाल में, इसमें थे का प्रयोग किया गया। और ये क्या है? भविष्य काल। मैं पटना जाऊंगी, इसमें क्या हो जाएगा? भविष्य काल में हो जाएगा। तो केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मोहन जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? ए संज्ञा, बी विशेषण, या सी प्रविशेषण, या डी क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेषण है। विशेषण जो थोड़ा शब्द है वह विशेषण है। क्या है? कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरल जो शब्द है इससे भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है? ए सरला, या बी सरलता, या सी सरली,
या सी डी सरल लाभ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरलता। सरलता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। सरल का, सरल विशेषण का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? सरलता हो जाएगा। सरलता से क्या हो रहा है, मतलब जो थोड़ा आसान लग रहा है ना, तो भाव निकल रहा है आसानी का, इसलिए क्या हो जाएगा? सरलता। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो इसका तो आंसर आप लोग जानते होंगे। ए वाक्य विचार, बी व्याकरण, या सी साहित्य, या डी परिष्करण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्याकरण। व्याकरण ही क्या होती है? भाषा के बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति होती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगांचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? आपको बताना है गंगांचल में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, या सी अव्ययीभाव समास, या डी बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। गंगाचल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? संयुक्त स्वर का मतलब दो स्वरों के मेल से नहीं बना है। ए या बी ए, या सी ओ, या डी आ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ। आ जो है वह संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है और सभी संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं अक्षर कहेंगे, या शब्द कहेंगे, या वाक्य कहेंगे, या उपवाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं। इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? आपको बताना चाहिए जो पांचों का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ए सर्वनामिक विशेषण है, या बी संख्यावाचक विशेषण है, या सी परिमाणवाचक विशेषण है, या डी गुणवाचक विशेषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक। यहाँ देखिए संख्या का बोध हो रहा है ना, पांचों का प्रयोग किया गया मतलब पांच, तो संख्या का बोध हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तुम्हारे घर में कौन है? इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त है? ए संबंध, या बी अधिकरण, या सी करण, या डी संप्रदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक मतलब पदार्थवाचक संज्ञा नहीं है। ए पानी, बी सोना, सी नदी, या डी तेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नदी। नदी जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। नदी द्रव्य का मतलब क्या हो जाएगा? पदार्थ। पानी पदार्थ है, सोना पदार्थ है, तेल है, लेकिन नदी तो पदार्थ नहीं है ना, तो नदी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? जाति का बोध होता है। महाभारत, जापान, भाई, और बी डी लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। भाई से किसी जाति का बोध नहीं होता है। महाभारत से महाभारत के सभी वीरों का बोध होता है, मतलब बड़े बड़े मुनियों का बोध होता है। जापान से जापानियों का, और लोहे से जो लोहा होता है, सभी प्रकार के लोहे होते हैं, उस जाति का बोध होता है। लेकिन भाई से किसी जाति का बोध नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों थोड़ा इस प्रश्न को पढ़ने में गलती हो गई। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा आपको बताना। ए महाभारत, बी जापान, सी भाई, या डी लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। भाई जो है वह जातिवाचक संज्ञा। महाभारत जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जापान नहीं है, लोहा नहीं है। भाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है। तीन शब्द जो होंगे वह तत्सम है, लेकिन एक ऐसा शब्द है वह तत्सम नहीं है। ए गो, या बी पत्र, सी आम, या डी नेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आम। आम जो है वह तद्भव शब्द है, और आम का जो तत्सम शब्द होता है वह आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। आम्र होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
आलोचना का पर्यायवाची शब्द है, आलोचना का पर्यायवाची है ए सुलोचना, या बी विवाद, या सी समीक्षा, या डी बद्धता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुलोचना। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुलोचना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुश की नोक सी तीखी बुद्धि, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहेंगे? ए विद्वान, या बी कुशा, या सी कुशाग्र बुद्धि, या डी मंद बुद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशाग्र बुद्धि। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को हम लोग क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो उस मनुष्य को क्या कहेंगे? ए पवित्र, या बी दार्शनिक, सी कृतात्मा, या डी शुद्धोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुद्धोधन। शुद्ध आत्मा के मनुष्य को क्या कहेंगे? शुद्धोधन। क्या कहेंगे? शुद्धोधन। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात्य का विलोम क्या होगा? ए कुलीन, या बी सामान्य, या सी अकुलीन, या डी वंचित। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकुलीन। अभिजात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकुलीन। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? ए अनावृष्टि, बी अकाल, सी तूफान, या डी वर्षा। तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा विलोम? अनावृष्टि। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? ए अपि, बी अभी, या सी अव, या डी अनु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभी। अभिशंसा में अभी उपसर्ग है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए अप, या बी अव, या सी अभी, या डी अ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अव है। अव उपसर्ग का प्रयोग अवलोकन में किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होता है? निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होता है? ए निधन विवाद, या बी निधन विवाद, या सी निधनवाद, या डी निधन विवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निधन विवाद। क्या हो जाएगा? निधन विवाद जो होगा निर्विवाद का संधि विच्छेद होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द है। क्षणिक जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? ए क्षणभंगुर, या बी क्षुद्र, या सी शाश्वत, या डी क्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाश्वत। क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, शाश्वत का होता है अनंत, अनंत समय के लिए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द, अनेक शब्द है द्रुत गमन करने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ए वायुयान, या बी द्रुतगामी, या सी दूरदर्शी, या डी अग्रसोची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रुतगामी। द्रुत गमन करने वाले को क्या कहेंगे? द्रुतगामी कहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए लज्जित होना, बी खूब याद करना, सी पश्चाताप करना, या डी लाभ होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खूब याद करना। गांठ बांधना, गांठ में बांधने का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब याद करना। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए खूब प्रकाशित होना, या बी थोड़े दिन का सुख, या सी खत्म होना, या डी बेफिक्र रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोड़े दिन का सुख। थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ थोड़े दिन का सुख। आप लोग कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? ए छंदमाला, या बी छंद सागर, या सी छंदोरवर पिंगल, या डी छंद विचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छंदमाला। इसका आंसर हो जाएगा छंदमाला। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति है छंदमाला। तो चलिए सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष,
या बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव या डी द्वंद्व समास। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। मुंहतोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार दोस्तों इन 50 प्रश्नों की सीरीज में आपके पास लाया था, जिसमें से अधिक प्रश्न बीएड के एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।